नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के लिए हम वीडियो की एक सीरीज चला रहे हैं और उसी के अंतर्गत यह आज जो है गणित विषय का वीडियो है। NMS परीक्षा दो पार्ट में होती है। पहले पार्ट में आता है मानसिक योग्यता परीक्षण यानी MAT। पार्ट नंबर 2 में आता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण। इसके अंतर्गत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से पूछे जाएंगे? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के। इस परीक्षा में गणित के जो आते हैं 20 प्रश्न, विज्ञान के 35 और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं, जिनका स्तर कक्षा 6, 7 व 8 में जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं उन पर आधारित होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं कि इस परीक्षा में गणित के प्रश्नों का स्तर क्या होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा और किस प्रकार से हमें बहुत ही कम समय में हल करना है। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, इसमें सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो हमने इसकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप ग्रुप को ज्वाइन करके रेगुलर इस पर परीक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं और इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे चैनल पर इस परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं और उनको पढ़ करके समझ करके कई विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है 2005 गुणा 2005 ऋण 1995 गुणा 1995 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि सामान्य तरीके से हम इसको हल करेंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में इसको हल करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं डिटेल और फिर हम करते हैं शॉर्टकट तरीके से। देखिए यहाँ पर 2005 गुणा 2005 है, हम इसे लिख सकते हैं 2005 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 1995 गुणा 1995, इसको लिख सकते हैं 1995 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहां पर जब ऐसी स्थिति आती है, वर्ग है, दोनों संख्याएं वर्ग में हैं और बीच में माइनस का चिन्ह आता है, तब क्या करते हैं, एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार इसे घटाते हैं, है ना। यानी 2005 में हम क्या करेंगे, 1995 हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, 2005 में से 1995 घटा देंगे। ठीक है ना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। देखिए अब जोड़ करते हैं तो 10 के शून्य हासिल का 1, 9 और 10 के शून्य हासिल का 1, 10 के शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 शून्य, है ना, 10 में से 9 घटाते हैं तो 1, 9 में से 9 घटाया 0 और 1 में घटाया तो। अब ये संख्या ये है, इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं। ये गुणनफल कितना आ जाएगा, ये आएगा 40,000। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब ऐसा क्यों आया है वो भी हम समझ लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी एक सर्व समीकरण है, यानी आइडेंटिटीज है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, ए धन बी गुणा ए ऋण बी, है ना। बीच में चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है ना। जब प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता है तो वहां पर एक गुणा का चिन्ह माना जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस सर्व समीकरण के आधार पर हमें प्रश्न को हल करना है, लेकिन अभी आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया आपको
कि जब ऐसी कंडीशन आती है बीच में माइनस का चिन्ह आना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे जिसे जोड़ा हमने, और एक बार घटा लेंगे, फिर इनका जो उत्तर आता है उनका आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप प्रश्न हल करेंगे तो विद इन 30 सेकंड आप इसको हल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, यदि x बटे अंडर रूट 256 बराबर अंडर रूट 625 बटा x हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए गणित में क्या होता है कि प्रश्नों के उत्तर याद नहीं किए जाते हैं। गणित में चाहे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो शॉर्ट आंसर वाला हो, हल करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए गणित में अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें, बार बार करें, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, है ना, और इन प्रश्नों का अभ्यास करें। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करने से ही आप में प्रवृत्ता आएगी और हम इस परीक्षा में ऐसे योग्यता हासिल कर रहे हैं, ऐसी दक्षता हासिल कर लें कि विद इन 30 सेकेंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए अब यहां करेंगे, तीरे गुणा करते हैं, x का x गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं, है ना, तो रूट 256 गुणा रूट 625। ठीक है, अब 256 का हम निकालते हैं वर्गमूल, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कम से कम हमें 1 से लगा करके 30 तक के वर्ग, वर्गमूल और घनमूल याद कर लेते हैं। इस टाइप के सवाल होते हैं वो हम आसानी से हल कर पाते हैं। देखिए ये 256 है ना, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं एक मैं समझाता हूँ, है ना। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो है भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, छोटी संख्या है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 भाग लगाते हैं तो 128 आ जाएगा, ये 2 का भाग लगाते हैं, है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं तो ये करने में हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। अब वर्गमूल कैसे निकालना है संक्षिप्त इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अब वर्गमूल निकालना है तो समान अभाज्य गुणनखंडों के हम क्या करेंगे, जोड़े बनाते हैं, है ना। आपको मालूम है कि जोड़े में 2 गुणनखंड होते हैं। अब इनमें से हमने निकाल लिया एक, ये है ना, और इनका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। तो 256 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, इनका गुणा करेंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से 625 का हम निकालते हैं वर्गमूल तो कितना आता है, 25। ठीक है ना, अब हमें x मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है x का, x बराबर, अब यहाँ क्या वर्ग है, इसका पक्षांतर करते हैं, ये वर्गमूल, यानी 16 गुणित 25। ठीक है, तो x बराबर, अब यहाँ देखेंगे कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न हल कर सकते हैं। तो वर्ग, वर्गमूल के प्रश्न कैसे हल करें, है ना, और इनका विस्तृत जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 का जो गणित है उसके अंतर्गत विस्तृत में समझाया गया है, बहुत सारे प्रश्नों को हल किया गया है, आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अंडर रूट 0.9 गुणा वर्गमूल 0.16 बराबर कितना होगा। देखिए ये चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसे अंडर रूट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.9 का मतलब क्या हो गया है कि ये वर्गमूल 0.9 है, क्योंकि दशमलव के पहले शून्य लगता है, गुणा 0.16 का वर्गमूल। अब देख रहे हैं दोनों संख्या ही अंडर रूट के अंदर है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 0.9 गुणा 0.16। ठीक है, अब इनका हम गुणा करते हैं, है ना, तो गुणा जैसे हम साधारण गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे और बाद में हम लगा देंगे दशमलव,
तो 16 में 9 गुणा करते हैं तो 16 में 144। अब हम देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, तो 1, 2 और 3। तो इस संख्या में दाहिनी ओर से हम बाईं ओर 3 अंक गिनेंगे और दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। इसके पहले क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब हमें 0.144 का निकालना है वर्गमूल, है ना। तो इसे हम भाग विधि के द्वारा निकालेंगे, है ना। 0.144। अब हम निकालेंगे 0.144 का वर्गमूल। तो देखिए भाग नहीं आ रहा है ना, तो हमने ये 0 यहाँ लगा दिया है, दशमलव हटाया और दशमलव में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि दाहिनी ओर से हम इसमें जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बना है और यह एक जो है वो अकेला है, ठीक है ना। तो ऐसे संख्या भाग लगाएंगे उसका वर्ग 1 से अधिक न हो, तो 1 का भाग लगाते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है। इस प्रकार से 1 से 1 घटाते हैं 0 आता है। अब 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, ठीक है ना। अब ये जोड़ा नीचे उतार लेंगे, कितना जाएगा 44। अब 2 के दाहिनी ओर ऐसा कौन सा अंक लिखे कि वो अंक लिखने के बाद जो संख्या बनेगी, है ना, और उस अंक का उसमें गुणा करेंगे तो गुणनफल 44 से अधिक न हो। तो देखते हैं यहाँ पर 2 आता है तो कितना बनता है 22। अब 2 लिखा है तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी हमने यहाँ लिख दिया है 2, तो 22 दूनी हो गया 44, ठीक है। अब 44 में 44 घटाते हैं 0 आता है, 2 लिखा हमने, 2 फिर जोड़ दिया, ये हो गया 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस संख्या का दुगुना आता है। तो हम देख रहे हैं 0.144 का वर्गमूल निकाला हमने, वो कितना आ गया है 0.12, ठीक है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, यदि ए धन बी धन सी बराबर पी और 1/a धन 1/b धन 1/c बराबर 0 हो तो ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग का औसत क्या होगा। धन बी धन सी बराबर पी, इसको हम लेते हैं ए धन बी धन सी बराबर पी, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि दोनों पक्षों में समान क्रिया करने पर उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, बराबर क्या हो गया p वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग, है ना। इनमें से हम देख रहे हैं कि 2 सब में कॉमन है, तो हमने 2 लिखा और कोष्टक क्या जाएगा ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर हो गया p वर्ग, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि 1/a धन 1/b धन 1/c बराबर 0। अब ए बी सी का हम निकालते हैं एलसीएम, तो ए बी सी, ए का भाग लगाया तो बी सी आएगा, यहाँ बी सी आ जाएगा, धन बी का भाग लगाएंगे तो ए सी और सी का भाग लगाएंगे तो ए बी बराबर 0। अब हम करते हैं तिरक गुणा, यहाँ आ जाएगा बी सी धन ए सी धन ए बी बराबर 0 गुणा ए बी सी, आ जाएगा 0 गुणा ए बी सी। हम जानते हैं कि 0 गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका गुणनफल 0 आता है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी धन बी सी धन सी है, यहाँ पर भी है ए बी धन बी सी धन सी है, इसका मान कितना आ गया है 0 आया है ना। इसका मान कितना है 0 आया है, तो इसका मान भी हमें 0 रख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो क्या आ जाएगा ये
गुणा चिन्ह लग जाएगा, 2 गुणा शून्य, क्योंकि ए बी धन बी सी धन सी ए का मान कितना हो गया, शून्य हो गया है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है, तो और शून्य को किसी भी संख्या जोड़ते हैं मान हो जाता है। तो यहाँ जो मान है ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग बराबर कितना आ गया, बी वर्ग। हमें पूछा गया इनका औसत, तो हम जानते हैं कि औसत निकालने क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं और इसमें इन संख्याओं का भाग लगाते हैं। ये औसत हो गया है, कितना, 3 का भाग लगाया हमने, तो ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग इतना होता है, इनका जोड़ इतना आ गया, इसमें हम 3 का भाग लगाते हैं, तो इनका औसत आएगा पी वर्ग बटे 3, यानी विकल्प जो डी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो क्या करेंगे, अभ्यास के द्वारा इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, कोष्टक में 2 की घात शून्य धन 3 की घात शून्य कोष्टक बंद गुणा 4 की घात शून्य। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की जब घात शून्य होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। हम इसको लिखते हैं x की घातांक शून्य बराबर 1। x से कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। ठीक है ना, चाहे वो प्राकृत संख्या हो चाहे वो परिमेय संख्या हो। क्लियर, यानी किसी भी संख्या की घातांक शून्य होगी उसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 2 की घातांक शून्य, इसका मान 1 हो गया है, धन का चिन्ह लगा दिया। 3 की घातांक शून्य, इसका मान भी 1 हो गया है, गुणा 4 की घातांक शून्य, इसका मान भी 1 हो गया है। ठीक है ना। अब 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 गुणा 1, तो 2 का 1 गुणा करेंगे तो 2 का 2, यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है 0.1 का 1% कितना होगा। देखिए 0.1 का है ना 1% हमें निकालना है। तो 0.1 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी का सबसे पहले क्या आता है, लेकिन गुणा कैसे, क्रिया कैसे करेंगे, गुणा ऐसे करेंगे, तो का मतलब गुणा हो गया। 1% मतलब होता है 1/100। ठीक है, क्या हो गया, 1/100। अब 1 का गुणा किया तो 0.1/100 आ गया। ठीक है, अब इसे लिखना है हमें दशमलव रूप में। तो ध्यान दीजिएगा कि जब शून्य वाली संख्या भाग लगाते हैं, 10 का 100 का 1000 का, तो इनका भाग लगाना आसान होता है। 10,000 1,00,000, इसमें जितने शून्य हैं है ना, दशमलव क्या करेगा, उतने ही अंक छोड़ करके बाईं ओर चला जाता है, यानी ये दशमलव कितना की छोड़ेगा, 2, और अंक नहीं है तो उसकी पूर्ति करेगा शून्य से। ठीक है ना, ये 1 अंक छोड़ दिया, ये 2 अंक छोड़ दिया, और यहाँ पर आ गया दशमलव। अब दशमलव पहले शून्य लगता ही है, इसका मान हो जाएगा 0.001। विकल्प डी इसका जो है सही उत्तर होगा। यदि ये आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, 0.1 में हम 100 का भाग भी लगा सकते हैं। देखिए है ना, लेकिन ये लंबा तरीका होगा, इसमें समय ज्यादा लगता है, और मैंने ये बताया यदि तरीका से ही जाएंगे तो सवाल को जल्दी हल कर पाएंगे। अब 100 भाग लगाए, देखिए भाग से शून्य लगाए हमने, ये दशमलव हट के यहाँ आ गया है ना। अब 1 बचा, अब 1 में 100 का भाग नहीं आएगा तो भाग इसकी शून्य, फिर हमने शून्य उतार लिया। अब यहाँ हो गया 10, 10 में भी 100 का भाग नहीं आ रहा है, फिर लगाएंगे शून्य और एक शून्य यहाँ उतार देंगे। अब 100 एकम 100। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप भाग करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अब देखिए वर्गमूल 10 धन वर्गमूल 25 धन वर्गमूल 108 धन वर्गमूल 154 धन वर्गमूल 225। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम क्या करेंगे, उल्टे क्रम में चलते हैं, यानी दाहिनी ओर से 225 का वर्गमूल निकालते हो, है ना। ये स्टेप से देखिए 225 का वर्गमूल कितना आता है, 15, है ना, कितना आएगा 15। आपको मैंने कहा है कि 1 से लगा करके 30 तक के वर्ग वर्गमूल धन जलमूल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि ये सवाल आसानी से हम कर सकें।
15 आया। अब देखिए 154 में हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे, है ना, ये 15 आया, इसको हम जोड़ देंगे किसमें, 154 में, कितना आ जाएगा, 169, ठीक है ना। अब 169 का वर्गमूल, तो ये वर्गमूल के अंदर ही है, कितना आएगा, 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये 108 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे, इसको आसान तरीके हम कर रहे हैं ना, कितना आ गया, 121 आ गया ना। अब 121 का वर्गमूल 11, इसे जोड़ देंगे हम इसमें 25 में, कितना हो गया, 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6, वो इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल 4। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही हल होगा। दिखने में ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसको तरीके से हल करेंगे तो बहुत जल्दी इसको हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 0.07 निम्न में से किसके बराबर है ना। देखिए 0.07 दशमलव है, इसे हम लिखेंगे भिन्न रूप में, इसके बटे 1 लिख देंगे आप। दशमलव के दाहिनी ओर देखेंगे कितने के हैं, 1 1 2, तो यहां पर नीचे हम 2 शून्य लगा देंगे और ये दशमलव हट जाता है। संख्या के पहले यानी बाईं तरफ शून्य लिखने से इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता है, यानी ये हो गया 7/100। हम जानते हैं कि जिसके हर में 100 होता है उसका मतलब होता है प्रतिशत, यानी ये हो गया 7%। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25, है ना। लेकिन इस ऑप्शन को आपने रट लिया, यही सवाल आया 100 तक, अब तो ठीक है ना। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि 1 से 50 तक की संख्या बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है क्या होती है ये जानना होगा, अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट हमें क्लियर करना होगा। देखिए ऐसी संख्याएं जिनमें एक या स्वयं संख्या का ही भाग जाता है ना, वे संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। या यूं कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2। कौन कौन से, एक और स्वयं संख्या, जिस संख्या में बात कर रहे हैं वो संख्या, है ना, ठीक है। तीसरी जो चीजें याद रखने के लिए वो हम याद ऐसा रख सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं स्वयं के पहाड़े के अलावा अन्य किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है ना, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। तो देखिए हम देखते हैं 2, यह अभाज्य संख्या, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि एक का गुणनखंड केवल 1 होता है, जबकि हमारी शर्त क्या है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आता है ना। तो 2 3, अब देख रहे हैं कि 3 केवल 3 के भाड़े में आता है, अन्य किसी संख्या भाड़े में नहीं आता है ना। 5 के भाड़े में आएगा, या फिर 1 के, यानी 1 का भाग सब संख्या हो जाएगा, इसलिए हम 1 को थोड़ा यहाँ पर इग्नोर कर लेते हैं और देखते हैं कि संख्या किसी भाड़े में नहीं आ रही है। इसी प्रकार से आप सूत्र देखेंगे तो 2 5 7 है ना, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 है ना, 43, ठीक है, 43 के बाद चलते हैं तो 47, ठीक है, 53 59 61 69 71 73 89 83 89 है ना, और 97। अब गिन लीजिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। ठीक है ना, ये 25 आभाज्य संख्या हो गई। तो भाई याद होना चाहिए। अब इसी प्रश्न के आधार पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि 1 और 20 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है। तो याद होना चाहिए कि 1 और 20 के बीच में कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी है। ये आ गई, तो हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो यदि ये आपको आभाज्य संख्या याद है तो इस टाइप के कितने प्रश्न बन जाए आप उसको आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है ना, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।